हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार से मेंस का पेट सेट सॉल्यूशन का सेट नंबर 10, जो कि हमारा आज आखिरी सेट होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये सेट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेट अच्छे लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। क्या पता आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन मिल सके। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और आपको हमारा ये सेट कैसा लगा था पेट सेट नीचे कमेंट्स करके आप ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने ये 10 सेट जो देखा आपको ये वाकई में कैसा लगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में पड़ता है और ये किसके लिए प्रसिद्ध था, तो करेक्ट आंसर यहाँ होगा मिट्टी के पात्र के लिए। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो कालीबंगा है वहाँ से कई चीज़ें और भी जो प्राप्त किए गए थे उसके लिए भी प्रसिद्ध है, जैसे कि जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का जो साक्ष्य मिला था वो यहीं से मिला था। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रामानुज। ठीक है, ऑप्शन हम बी को यहाँ पे टिक करेंगे। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है सुरतगोई और मुंडीगाक सिंधु घाटी से संबंधित पुरास्थल क्षेत्र किस देश में स्थित है। सुरतगोई और मुंडीगाक जो है यहाँ पे सिंधु घाटी से संबंधित पुरास्थल क्षेत्र है, ये किस देश में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, अफगानिस्तान के बदख्शान जो प्रांत है वहाँ पे स्थित है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कि भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न ये कि सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्थापत्य कला की। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है। बताइए कि सूफी परंपरा में जो पीर है इससे क्या आशय है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो पीर होते थे वो सूफियों के गुरु को कहा जाता था। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, यहाँ पे आपको मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। बताइए कि यहाँ पे कौन किसके साथ सही तरीके से मैच करेगा। तो चलिए हम यहाँ पे मैच करके देखते हैं। जैसे तुगलकाबाद किला की स्थापना किसने की थी, तो गयासुद्दीन तुगलक, यानी ए का 4 के साथ मैच होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, तो राइट आंसर हम बी को टिक कर सकते हैं। बाकी को भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे दिल्ली का अगर हम बात करें, लाल किला का निर्माण किसने करा था, तो वो शाहजहाँ ने करा था। ठीक है, उस तरह से यहाँ पे हौज खास की बात करें तो इसकी निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। ये पॉइंट भी याद रखेंगे। द सिटी ऑफ सीरी की बात करें तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया था। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पुराणों में किसे द्विजर्ष्व यानी कि श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। बताइए कि पुराणों में किसे द्विजर्ष्व कहा गया है, श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, चाणक्य को कहा गया। ठीक है, पुराणों में चाणक्य को कहा गया, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि क्या यहाँ पे सही होगा, कौन सा कथन सही है। चलिए पहला कथन देखते हैं। पहला पॉइंट्स में कह रहा है कि 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन लखनऊ स्थान पर किया गया था, जो कि ये गलत है क्योंकि दिल्ली में किया गया था। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली के नेतृत्व के बीच हुआ था। देखिए ये जो सम्मेलन के अगर हम यहाँ पे नेतृत्व की बात करें तो यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में किया गया था, तो कि ये पॉइंट भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पे हम टिक करेंगे कौन सा सही है, तो कोई भी सही नहीं, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ना ही 1 और ना ही 2। क्लियर। चलिए देखिए सेकेंड पॉइंट्स क्या कह रहा है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आचरण की शुद्धता और पवित्रता। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप डी को टिक करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जस्ट मैंने आज ही बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी घटना चक्र में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस को
वन लाइनर क्वेश्चंस को अपने वेबसाइट पे अपलोड कर रहा हूँ डेली बाय डेली। तो आज मैंने जस्ट मॉर्निंग में ही बुद्ध से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित सारे क्वेश्चंस को, करीब 60 क्वेश्चंस मैंने अपलोड किया था। अगर आपने नहीं देखा तो वेबसाइट को रेगुलर चेक किया कीजिए, हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दी गई है। ठीक है, चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और अगला प्रश्न क्या है कि औरंगजेब का इस्लामी कानून के बृहद सार संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? औरंगजेब का इस्लामी कानून के बृहत्तम सार संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फतवा ए आलमगीर। ठीक है, फतवा ए आलमगीर की रचना जो कि औरंगजेब ने ही की थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा की अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति यानी कि कोरम कितनी है? तो अधिवेशन गठित करने हेतु जो कोरम होनी चाहिए यानी गणपूर्ति होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए? तो सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10, 10वां भाग होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, गणपूर्ति के लिए 10वां भाग होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या दिया गया कि सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे हमें मैच करना है। ठीक है, तो बताइए कि कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। तो चलिए फिलहाल देखते हैं कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। पहला पॉइंट देखें तो क्या है, न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन। अगर हम इसका संबंध देखें तो कहाँ पे होगा? ये 38वां संविधान संशोधन जो कि 1975 के तहत जो कि कह सकते हैं कि जोड़ा गया। ठीक है, इसका संबंध कह सकते हैं 38वां संविधान संशोधन 1975 से। उस तरह से यहाँ पे बात करें संपत्ति के अधिकारों को हटाया जाना, तो आपको पता है फिलहाल तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया, क्योंकि फर्स्ट का ही थर्ड के साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। लेकिन बाकी को देख लीजिए, संपत्ति के अधिकारों को हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, यानी कि हमारा बी का 4 के साथ होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट कह रहा है कि मताधिकार की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष की गई थी 61वें संविधान संशोधन कब? तो ये भी आप याद रखेंगे 1989 में। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या है कि पंथ निरपेक्ष जो शब्द जोड़ा गया था, ये संविधान में प्रस्तावना में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए फिलहाल देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन के लिए अधिकृत है? अंतर्राज्यीय परिषद के गठन के लिए अधिकृत कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। ठीक है, 263 का संबंध जो होता है 263 के तहत केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या? अगला प्रश्न बनता है कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? ठीक है, नहीं है, उद्देशिका में सन्निहित कह सकते हैं, नहीं है। तो देखिए आपको बता दूं कि यहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता की बात कहीं भी नहीं कही गई जो कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में। अब आपको पता है कि आर्थिक उसमें लिखा गया, लेकिन आर्थिक न्याय की बात की गई है, ना कि आर्थिक स्वतंत्रता की। अगर क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। कौन कौन सी न्याय? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, ये पॉइंट्स भी याद रखेंगे। स्वतंत्रता 5 प्रकार की, जबकि न्याय के बारे में 3 प्रकार की बात है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल संविधान भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए, चारों पॉइंट्स में से बताइए कि कौन सा जो शब्द है वो मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया था, और वो हम यहाँ पे कह सकते हैं अखंडता शब्द, यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बनता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 जो है अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और उसी तरह से सेकंड पॉइंट देखें तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, ये बिल्कुल सही है कि कानून के समक्ष समानता का प्रावधान अनुच्छेद 14 में ही किया गया। तो दोनों के दोनों विकल्प सही, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे 1 और 2। अगला प्रश्न ये बनता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
जब मैंने आपको इंडियन पॉलिटी का नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया था, वहाँ पे इस टॉपिक के बारे में अच्छे से यानी इस पॉइंट्स के बारे में अच्छे से क्लियर किया था। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो डेफिनेटली आपको पता होगा। अगर वाक्य में यानी कि क्वेश्चंस में प्राकृतिक बात की जाए, प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में बात कही जाए, तो वहाँ पे ये जो बात कही जाती है वो कर्तव्य के संबंध में की जाती है। यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो 51 के ए को टिक करेंगे। लेकिन 48 के फर्स्ट जो है उसमें भी एक बात कही गई है पर्यावरण के संबंध में। उसमें पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंध में बात कही गई है, लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें प्राकृतिक बात नहीं है। ठीक है, यही थोड़ा सा पॉइंट है जो कि आपको याद रखने में आसानी होगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर प्राकृतिक लग जाए तो वहाँ पे आपको 51 के ए को टिक कर देना है और सिर्फ इस तरह से बात करें सिंपल से कि पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित अगर बात करें तो वहाँ पे 48 के ए को टिक करेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, यूरिया क्या है, बताइए। यूरिया है तो देखिए यूरिया एक प्रकार का कह सकते हैं कि नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक जो कि यौगिक होता है, यौगिक होता है। और आपको पता है कि कैसे हम कह सकते हैं, तो देखिए आप इसका फार्मूला क्या होता है, CONH2 का होल ट्वाइस इस तरह से लिखते हैं, या फिर इसको लिखा जाता है NH2CONH2 इस तरह से लिखा जाता है। तो कह सकते हैं कि नाइट्रोजन युक्त देखिए कार्बनिक यौगिक है, कार्बन में नाइट्रोजन, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। यहाँ पे होने वाली बीमारी और प्रदूषक के साथ मैच करना है, कौन सही सुमेलित नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखिए मिनी माता जो बीमारी होती है वो पारा के साथ बिल्कुल सही है। इटाइटाई जो बीमारी होती है कैडमियम के कारण होता है, बिल्कुल सही। और ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वो बच्चों में होता है नाइट्रेट आयन के कारण। ठीक है, ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि गलत है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होता है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है। यानी सिंपल सी अगर हम बात ये कहें कि वायुमंडल में कार्बन की प्रतिशतता कितनी है, ये आपसे पूछा जाए तो आप किसे टिक करेंगे, तो डेफिनेटली आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। 0.03% जो है वो CO2 की मात्रा हमारे जो कि वायुमंडल में उपस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कुट का सही उत्तर चुनिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, देखिए यहाँ पे उत्पाद और उसके स्रोत के संबंध में आपको बात करना है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए अफीम जो होता है वो कहाँ से मिलता है, अफीम कह सकते हैं फल से। ठीक है, ए का 3 के साथ, ए का 3 के साथ हमारा ऑप्शन बी मैच कर रहा है। बाकी को भी देख लेते हैं। आपको पता है कुनैन तो आपको अच्छे से पता होगा। तो डी का देखिए कुनैन कहाँ से, तो ये छाल से मिलता है। ठीक है, छाल से, यानी डी का फर्स्ट के साथ ये भी मैच कर रहा है। हींग की बात करें तो हींग जो है वो जड़ से निकाला जाता है, और रबड़ की बात करें तो रबड़ जो वो तना से निकाला जाता है। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे जो कि हमारा सुटेबल हो जाता है। अगला प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक सही सुमेलित नहीं है, तो बताइए कि कौन सुमेलित नहीं है। विटामिन कार्य के साथ यहाँ पे मैच करना है, विटामिन और उसके कार्य के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन जो कि सी गलत है। विटामिन डी का संबंध यहाँ पे जो दिया गया वर्णांधता रोधी कारक, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि वर्णांध जो होता है वो विटामिन ए की कमी के कारण हम कह सकते हैं। एक्चुअली वो कमी नहीं होता है, ठीक है, विटामिन की कमी से तो होता नहीं, हम ये सिंपल सी बात करें, क्योंकि वो जेनेटिक रोग होता है। लेकिन अगर हम बात यहाँ पे करें कि जो आँख से संबंधित वो विटामिन ए होता है, फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक नहीं करेंगे, क्योंकि विटामिन डी तो आपको पता है रिकेट्स होता है, रिकेट्स इसके संबंध में ये होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है। यहाँ पे वर्णांधता रोधी से संबंधित हमें ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल गलत है। क्लियर, तो ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं तो संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। इसको कैसे निकाला जाता है, इसको निकालने के लिए देखिए क्या होता है कि वाट गुने घंटा, और हम इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यूनिट को निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए आपके पास ये एक बल्ब का हुआ, लेकिन 5 बल्ब जलाया जा रहा है, तो हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, वाट कितना है, तो 100 वाट का बल्ब है, कितने घंटे जलाया जा रहा है, 20 घंटे जलाया जा रहा है, और 5 बल्ब जलाया रहा है। ठीक है, 5 बल्ब, तो 5 से मल्टीप्लिकेशन और नीचे आपका 1000। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, तो बचा क्या, 5 दूनी की 10, यानी कह सकते हैं 10 यूनिट का खर्च आएगा। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि फ्लेग जो होता है वो किससे फैलता है। फ्लेग बताइए कि किससे फैलता है। फ्लेग जो होता है वो जीवाणु से होने वाला एक रोग है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि आनुवंशिकता यानी कि जेनेटिक शब्द किसने गढ़ा था। बताइए कि जेनेटिक्स जो शब्द है वो किसने गढ़ा था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैटेसन। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, बैटेसन है।
अगला प्रश्न क्या है कि अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। इस वीडियो के एंड में आपके साथ एक जो कि बहुत अच्छी चीज़ें बात करने वाला हूँ, बोनस आपके लिए होगा, तो बस ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपसे एक बहुत ज़रूरी चीज़ बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि कीटभक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसकी कमी जिसमें क्या होती है कि किसकी कमी होती है? जो कीटभक्षी पादप होते हैं वो किस प्रकार के मिट्टी में उगते हैं जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है? ठीक है, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नाइट्रोजन की कमी होती है जिस मिट्टी में, वहीं पे कीटभक्षी पौधे उगते हैं। दो समान माप वाले युग्मकों के संगलन से शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, समान की बात की जा रही है तो समान युग्म वाले तो समयुग्म की, ऑप्शन बी को टिक किया जा सकता है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि फिटकीरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्कंदन। ठीक है, स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा कह सकते हैं कि फिटकीरी गंदे पानी को स्वच्छ बनाती है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित पहाड़ियाँ जातियों का पश्चिमी से पूर्व जो है वो सही क्रम आपको बताना है। पश्चिम से पूर्व की तरफ से इसका सही क्रम क्या होगा पहाड़ी जनजातियों का? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि गारो, खासी, जैतिया और नागा, ये हमारा सही क्रम होगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शीत महासागर की धारा नहीं है? देखिए शीत महासागर से आप ये कह सकते हैं कि ठंडी महासागर ये धारा नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट में कह रहा है कि कनारीज, तो मैं आपको बता दूं कि कनारीज जो है वो अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, सेकेंड बात करें हम्बोल्ट, तो हम्बोल्ट जो है वो प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न अगला पॉइंट ये कह रहा है कि OACO जो है इसको हम लोग किस नाम से एक और जानते हैं, जो कि क्यूराइल जलधारा भी कहा जाता है, और ये जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा ही है, तो ये भी गलत। और अगुलहास की बात करें तो ये एक प्रकार की गर्म जलधारा है और ये हिंद महासागर की गर्म जलधारा, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर के गुजरती है? कर्क रेखा किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा से संबंधित मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, वो ट्रिक भी आपको याद होगा। गर्म छत झारो पत्र मिलेगा, यानी गुजरात हो गया, एक तो गुजरात होगा, और यहाँ आपका राज्य जो कि झारखंड होगा, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ को टिक करेंगे। उत्तर प्रदेश से संबंधित इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? जो कि देख सकते हैं 1 2 4 ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सवाना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न बनता है कि सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सहायक नदियां नहीं है? सिंधु नदी की सहायक नदियां इन निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसके लिए मैं आपको छोटा सा ट्रिक भी याद रखाया था, क्या था वो? सराब और चीलम याद करा था ना। हाँ, सराब और चीलम आप याद रखेंगे। देखिए अगर आप इस छोटा सा ट्रिक याद रखेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा कि सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। स का मतलब सतलज, रा का मतलब रावी, ब का मतलब ब्यास, ठीक है ब्यास भी होता है, ची का मतलब चिनाब, और लम का मतलब झेलम। ठीक है, लम इसमें आ रहा है, झेलम, यानी कह सकते हैं यहाँ पे चारों के चारों इसी के संबंध में, तो ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। एक ध्यान रखेंगे ब्यास भी होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रेट आर्टिजन जो बेसिन है वो किस देश में अवस्थित है? ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? कौन सी नहर है जो दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि लुडविग्स नहर। लुडविग्स नहर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है किसे? तो एबरडीन को कहते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, एबरडीन। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी है? यानी आपको ये बताना है कि इजराइल से कौन कौन सी देशों की सीमा यहाँ पे लगती है, बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पे जो इजराइल से लगती है वो लेबनान लगता है, सीरिया लगता है, जॉर्डन और
मिस्र, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, काफ़ी ये सुटेबल हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा सागर कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा सागर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, दक्षिण चीन सागर। ठीक है, दक्षिण चीन सागर बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कन्हेरी गुफा। कन्हेरी गुफा कहाँ पे पड़ता है? तो मैं आपको बता दूं कि कन्हेरी गुफा जो है मुंबई शहर के पश्चिमी क्षेत्र में जो बसा बोरीवली है, बोरीवली कह सकते हैं, हाँ बोरीवली के उत्तर में ये स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर जो कि बुद्ध की कई सारी अलग अलग मूर्तियाँ मिली है और इन्हीं में से एक था जो कि कह सकते हैं कि एक शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिला है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कौन सही सुमेलित नहीं है। तंबाकू निषेध दिवस 5 मई नहीं 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है, जो कि ये गलत था। लेकिन बाकी वो याद रखेंगे, पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, और उसी तरह से पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, और ये आपका ओजोन दिवस 16 सितंबर को। ठीक है, चलिए। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य जो शब्द है वो संदर्भित है। तो मैं आपको बता दूं कि अघन्य जो शब्द है वो गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, गाय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न ये दिया गया है, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। देखिए, जहांगीर के समय की बात की जाए, जहांगीर के समय में भारत की यात्रा की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि फ्रांसिस्को पल्सर्ट। ठीक है, पल्सर्ट बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। मैं आपको बता दूं कि इसने जहांगीर के समय पर एक पुस्तक भी लिखा था और उस पुस्तक का नाम था जहांगीर का भारत। ठीक है, जहांगीर का भारत। अगर हम बात करें निकोलो मनुक्ची जो है, ये किसके संदर्भ में था? देखिए, ये दारा सिकोह, शाह आलम और राजा जो जय सिंह थे उनके साथ ये जो कि कार्यकर्ता था, काम किया हुआ था, और वो एक इटली यात्री था। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पे बात करें फ्रंकोइस बर्नियर की बात करें तो ये शाहजहाँ के दरबार में रहता था। और हम ये कह सकते हैं कि जब उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य, तो ये कह सकते हैं कि एक साक्षी के रूप में वहाँ पे था। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि फादर एंथोनी मांस रेंट जो है ये किसके संबंध में था? तो ये अकबर के शासन से संबंधित है, अकबर के समय के। तो फिलहाल हम कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न बनता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, यानी संस्था और उसके शहर के साथ आप मैच करना है। बताइए क्या होगा सही आंसर? देखिए, यहाँ पे हम बात करें कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। ठीक है, 1 का 3 के साथ कहाँ पे मैच कर रहा है? ऑप्शन बी मिल रहा है, करेक्ट आंसर हो गया। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है, बी का 4 के साथ। ठीक है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र और अनुसंधान संस्थान ये राजस्थान के जोधपुर में स्थित है, यहाँ पर भी ये भी याद रखेंगे, 3 का फर्स्ट। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली में पड़ता है। तो कुल मिलाकर हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सत्य है। यहाँ पे आपको बताना है, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दिया गया, अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल और अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश। कौन सही है कौन गलत है बताइए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल सही है, अटाला मस्जिद जौनपुर में, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में, ये भी सही है। तो दोनों ही सही है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि डफला जनजाति कहाँ पाई जाती है। बताइए कि डफला जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डफला जनजाति अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न बनता है कि आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड। आल्प्स पर्वत श्रेणी का सबसे सर्वोच्च जो चोटी की अगर बात करें, पर्वत की बात करें, तो वो है माउंट ब्लैंक। ठीक है, और ये देखिए अगर बात करें कि ये आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड, इस तरह से याद रख सकते हैं। इंग्लैंड इसका हिस्सा नहीं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए बनाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शैव धर्म। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था। देखिए, चौसा का युद्ध जो लड़ा गया था हम कह सकते हैं 1539 में। ठीक है, 1539 में सिरसा और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, और इसके एक वर्ष बाद कनौज का युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध कह सकते हैं, फिर से दोनों के मध्य लड़ा गया था।
अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन 1773 के विनिमय अधिनियम यानी कि हम कह सकते हैं जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसका एक मुख्य विशेष था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या टिक अप करेंगे? ऑप्शन ए को टिक करेंगे, यानी कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई थी इसी अधिनियम के तहत 1774 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न बनता है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा तक स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता है? अगर किसी वस्तु को हम पृथ्वी से चंद्रमा तक स्थानांतरित करें तो उस कंडीशन हम कह सकते हैं कि इसका जो भार होता है वो बदलता है, लेकिन इसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न बनता है कि निम्न तापी इंजन जिसको हम कहते हैं क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग हम किस रूप में करते हैं, किस तरह से करते हैं? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या बनता है कि भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था? इस क्वेश्चन के बारे में आपको क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते, तीनों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 को टिक करेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 होता है, जबकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। और ये मुझे नहीं लगता कि करीब 10 बार से कम में बता चुका हूँ, इससे ज़्यादा भी बता चुका हूँ, तो ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो बताइए कि वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या है? मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र को जहां, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मरुस्थल हम उस क्षेत्र को परिभाषित कर सकते हैं जहां पर अगर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला पॉइंट ये बनता है कि निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी यू आकार की घाटी। मैं आपको बता दूं कि पहाड़ों पर पहले से मौजूद जो कि नदी घाटी में हिमानी के लंबवत अपवर्तन से यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। ठीक है, हिमानी द्वारा। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, तो बताइए कि किसी खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं वो क्या होते हैं? जो शाकाहारी होते हैं वो हम कह सकते हैं कि वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, किस तरह से कह सकते हैं? जो हरे पेड़ पौधे हुए वो क्या होते हैं? हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो मान करके चलिए कि कोई हरा पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधे को सबसे पहले तो कीड़े मकोड़े खाएंगे। ठीक है, कीड़े मकोड़े खा गए। जब वो कीड़े मकोड़े उसने उसे खाया यानी हरे पेड़ पौधे को, तो वो क्या हुए? उसने शाकाहारी को खाया, यानी कह सकते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता हुआ। अगर इस कीड़े को कोई और खाता है, द्वितीय उपभोक्ता अगर खाता है, तो उस कंडीशन में कहेंगे कि वो मांसाहारी होगा। ठीक है ना, क्लियर? चलिए अगला प्रश्न ये बनता है कि बुलक कैपिटलिस्ट जैसे जिसको कह सकते हैं बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि उस किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है पर धनाढ़ नहीं है। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सेक्टर ने भारत में बचत में अधिक योगदान दिया? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि घरेलू क्षेत्र। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या बनता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1952 में। ठीक है, 1952 में हुआ था। अगला प्रश्न क्या बनता है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी अप्रैल 2002। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी, तो 1990 में। ठीक है, 1990 में 1990 में किया गया था। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? एशियन ड्रामा जो है वो गुरनार मिर्डल की है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है? बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि नागालैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि भारत में स्थापित सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। अगला प्रश्न है कि राजाओं की घाटी अवस्थित है। बताइए कि राजाओं की घाटी अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? मिस्र में। ठीक है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, मिस्र में स्थित है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है। बताइए कि परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा हाल ही में जारी मनी ऐप संबंधित है। तो बताइए कि मनी ऐप जो है इसका संबंध किससे है? जो आरबीआई ने हाल ही में इसको जारी किया था, इसका फुल फॉर्म होता है मनी एडेड नोट आइडेंटिफायर। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, दृष्टिबाधित लोगों को नोटों की पहचान के लिए इसका लॉन्च किया गया था, इस एप्लीकेशन को। ठीक है, ये नकली नोटों की पहचान से नहीं है, डिजिटल भुगतान से नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, केवल एक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि किस राज्य के कतरनी चावल, मगही पान, शाही लीची, जर्दालू आम और सिलाव ख्वाजा को जीआई टैग हाल ही में प्रदान किया गया था, और वो राज्य है बिहार, यानी ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या बनता है कि सहस्त्रधारा जो जलप्रपात है स्थित है। देखिए, सहस्त्रधारा जलप्रपात दो जगह पर स्थित है। एक तो कह सकते हैं ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, एमपी में स्थित है, लेकिन एक और जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, और उत्तराखंड में यहाँ पे मसूरी से करीब कुछ दूरी पर स्थित है। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे, मसूरी। ठीक है, देहरादून से ये कुछ दूरी पर स्थित है मसूरी, वहीं पर ये स्थित है सहस्त्रधारा जलप्रपात। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन कार्बन विजन 2025 संबंधित है। हाइड्रोजन कार्बन विजन 2025 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन के संग्रहण से, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या बनता है कि भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी और वाष्प प्रणाली कहाँ स्थापित की गई? तो देखिए, भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी और वाष्प प्रणाली माउंट आबू में, राजस्थान के माउंट आबू में कह सकते हैं स्थापित की गई है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि स्वयं का ज्ञान ही हर ज्ञान की शुरुआत है, यह कथन किसका है? स्वयं का ज्ञान ही हर ज्ञान की शुरुआत है, यह कथन किसका है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, अरस्तु। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए फिलहाल देखते हैं अगले प्रश्न को। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अगला प्रश्न है कि कौन सा मिलान सही नहीं है? बाघ अभ्यारण्य और राज्य के साथ आपको मैच करना है। तो बताइए कि कौन सही नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे जो सही नहीं है ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, यानी कि अगर जो यहाँ पे बोर देख रहे हैं, बोर बाघ अभ्यारण्य ये कहाँ पे? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, बोर बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र में स्थित है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि देखिए, इसी नाम से आपको कंफ्यूज हो जाएगा, एक बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य है। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और बोर जो वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि बाघ अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है, और ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जो कि ये सही नहीं है। अगला प्रश्न ये बनता है कि कुशीनगर हवाई अड्डा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया, किस राज्य में स्थित है? हाल ही में जो कि इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया कुशीनगर, तो आपको पता है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये बनता है कि दंतेवाड़ा समिति का संबंध है। दंतेवाड़ा समिति का संबंध किससे? तो बेरोजगारी के अनुमान से, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया था? अंतरिम सरकार का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा किसे 1606 में खुसरो के समर्थन के कारण मृत्युदंड दिया गया, और वो थे कौन? तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, गुरु अर्जुन देव, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक है, तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन सी। तो देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और छोटा सा अपडेट मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता था, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब हमारा जो कि 10 सेट पेड सेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, और हम लोगों ने कई जो कि फ्री सेट्स भी कर ली हैं। अब मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ एक सेट शेयर करना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक सेट। ठीक है, अब आपके पास टाइम नहीं है और एग्ज़ाम्स भी आ चुका है, तो बस मैं आपके साथ एक सेट ये शेयर करना चाहता हूँ, जो कि वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, ऑनलाइन यानी कि हम जिस तरह से मैं आपको डेली क्यूज़ देता हूँ वेबसाइट पे, उसी तरह से ये ऑनलाइन सेट होगा, और वो 100 क्वेश्चंस का होगा, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह से फुल सेट होगा,
बिल्कुल एग्जाम्स के पैटर्न पे, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चंस करा रखा है सेम टू सेम इसी तरह के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पूरी तरह से ये सेट कराया जाएगा 100 क्वेश्चंस के साथ। और इस सेट्स में जितने लोग भी, यानी कि जिसका सबसे टॉप नंबर आएगा उसका एक लिस्ट भी जारी किया जाएगा, ठीक है। उसका मैं लिस्ट जारी करूंगा, यानी कह सकते हैं पूरी रैंकिंग आपके साथ शो करी जाएगी, ठीक है। तो ये एक सेट आप जरूर दें हमारे साथ, और इस सेट्स को मैं आपको बहुत जल्द, यानी कि एग्जाम्स के तो अब तो 4-5 दिन बचा है, इसके मैं कोशिश करूँगा कि आज ही मेरा सेट कंप्लीट हो जाए और आज या कल मैं आपको ये सेट ले लूँगा, ठीक है ना। इसके बारे में आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस थोड़ा सा वेट कीजिए, एक दिन और आप वेट कर लो, ताकि मैं क्वेश्चंस को सब चीज़ परफेक्टली रेडी कर लूँ, ताकि आपके साथ अच्छे से ये आप सेट दे पाओ और बिल्कुल एग्ज़ाम्स वाली फीलिंग है। तो जितने भी लोग रेडी हैं आप लोग नीचे कमेंट्स करके बता दीजिएगा कितने लोग इंटरेस्ट हैं इस सेट्स को देने में। जिनका भी मार्क्स अच्छा आएगा उनका जो कि लिस्ट तो तैयार किया जाएगा। हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि टोटल मैं कितने लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो कि टॉप लिस्ट में। तो टॉप में आपको ज़्यादा नाम नहीं लूँगा, मैं टॉप 50 लिस्ट के जारी करूँगा, ठीक है। 50 लिस्ट ही जारी की जाएगी, रैंकिंग में 50 लिस्ट को जारी करूँगा। क्लियर? तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारा पेड सेट जो है वो 10 पेड सेट कैसा लगा। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। थोड़ा सा अपडेट मैं आपको ये बता दूं कि अनअकैडमी पे जो कि बिहार से मेंस के लिए फुल लेंथ फ्री टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो जाकर के लिंक चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, ठीक है। साथ ही अगर आप कोर्सेज को परचेज करना चाहते हैं बाकी एग्जाम्स के लिए तो आप जाकर के कोर्सेज को भी परचेज कर सकते हैं। मेरा रेफर कोड निरंजन 10 यूज़ करने से आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा।